नमस्कार, मेरा नाम है मनजीत यादव और आज हम बात करने वाले हैं स्टेजेस ऑफ सिविल सूट। लास्ट वीडियो में हम कवर कर चुके हैं स्टेजेस ऑफ क्रिमिनल ट्रायल। अब हम इस वीडियो में समझेंगे कि एक सिविल सूट में सबसे पहले सिविल सूट होता क्या है, उसके बाद हम नेचर ऑफ सिविल सूट देखेंगे और उसके बाद हम देखेंगे कि जो कुछ लीगल वर्ड्स जो कि इसमें यूज़ किए जाते हैं सिविल सूट में। तो सबसे पहले हम देखते हैं सिविल सूट क्या होता है। इसे हम हिंदी में व्यवहारवाद कहते हैं। ठीक है। और ये होता क्या है, मेनली जो लोगों का परसेप्शन है इसके लिए वो ये है कि सिविल सूट मेनली जो लोग मानते हैं कि वो मतलब रिकवरी या फिर प्रॉपर्टी से रिलेटेड या फिर मनी से रिलेटेड, ठीक है, मनी से रिलेटेड जो भी केसेस होते हैं वो सिविल सूट होते हैं। बट ऐसा नहीं है। तो इस वीडियो में हम आगे समझेंगे कि सिविल सूट से रिलेटेड जितने भी केसेस हैं वो केवल मॉनिटरी या फिर हम कहें मनी से रिलेटेड नहीं है। ठीक है, हम आगे देखेंगे कि कितने टाइप के या फिर कितने नेचर जो है सिविल सूट का वो कितना डाइवर्स है। ठीक है, अभी हम स्टार्ट करते हैं और आगे चलते हैं। सिविल कोड्स कौन कौन सी हैं, जैसे हमने एक इससे पिछली वीडियो में समझा था कि क्रिमिनल जो केसेस होते हैं उनमें उनको एंटरटेन कौन कौन सी कोर्ट करती हैं। जीएमएफसी के ऊपर हमने देखा था कि एसीजीएम, सीजीएम के बाद आपके जितने भी सेशन कोर्ट हैं, सेशन कोर्ट से ऊपर आपका हाई कोर्ट से ऊपर आपका सुप्रीम कोर्ट। ठीक है, ये जो एक हायरार्की है हम उसी के अकॉर्डिंग हम देखेंगे कि सिविल सूट्स में ये हायरार्की कैसे चलती है, कैसे कौन सी कोर्ट सिविल सूट के मैटर को एंटरटेन करेगी। ठीक है, अब हम आगे चलते हैं और देखेंगे उसके बाद हम कि सिविल सूट्स हमें क्या क्या रेमेडीज़ प्रोवाइड करता है। ठीक है, एट द एंड किसी भी केस की जो नींव या हम समझे किसी भी केस का मेन मकसद क्या होता है, कोई ना कोई रेमेडी पाना, उपचार हम समझे तो जैसे किसी एक व्यक्ति ने, चाहे क्रिमिनल केस हो या सिविल केस हो, एट द एंड जो भी केस करता है वो चाहता उपचार ही है। चाहे वो कंपनसेशन मांग रहा हो वो भी एक रेमेडी है। ठीक है, चाहे वो सामने वाले को सज़ा दिलाना चाहता हो वो भी रेमेडी है। ठीक है, तो अभी हम देखेंगे कि सिविल सूट में जो केसेस होते हैं वो उसमें लोग क्या रेमेडी मांगते हैं। ठीक है, या फिर जो कोर्ट है वो क्या रेमेडी देती है। ठीक है, आगे चलते हैं। अब हम देखेंगे कि कुछ जो परसेप्शन बना हुआ है लोगों का सिविल केसेस के बारे में वो, और कुछ जो वर्ड्स हैं उनके बारे में। ठीक है, सबसे पहले हम समझेंगे कि अर्निंग इसमें ज़्यादा है। एट द एंड जो सबसे ज़्यादा मैटर करता है वो है मनी। एट द एंड जो सोर्स ऑफ मोटिवेशन है वो मनी है। ठीक है, तो सबसे एक अच्छा खासा जो अमाउंट एज अ फीस एडवोकेट को मिलता है तो वो सिविल केस में मिलता है, ना कि क्रिमिनल केस में, क्योंकि ये चलते भी लंबे हैं। आपको सीखने में टाइम भी सबसे ज़्यादा सिविल केस में लगेगा, ना कि क्रिमिनल केस में। ठीक है, सबसे ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड क्या है, तो सबसे ज़्यादा नहीं बल्कि बोलूँ तो आपके जो क्रिमिनल केसेस हैं उसके कंपैरिजन में सिविल केसेस ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड होते हैं। क्योंकि हमने देखा है कि क्रिमिनल केस में क्या होता है, आपको कंप्लेंट लिखनी है, आपने कुछ एक दो बार अच्छे से कंप्लेंट लिखी तो आप समझ जाएंगे कि कंप्लेंट कैसे लिखनी है। ठीक है, वहीं आपने अगर पहले हमने देखा कंप्लेंट लिखी, आप समझ जाएंगे, दो चार बार में आप सीख जाएंगे कंप्लेंट, अच्छी कंप्लेंट कैसे लिखी जाती है। ठीक है, फिर बेल, आपने दो तीन बार अच्छे से बेल के लिए आर्ग्यू किया या ड्राफ्ट करी बेल, तो आप समझ जाएंगे कि आर्ग्यूमेंट कैसे करनी है बेल में। ठीक है, क्या क्या पॉइंट्स रखने हैं कोर्ट के सामने, जिन पॉइंट्स के रखने से आपकी बेल खारिज नहीं होगी। ठीक है, और उसके बाद क्रॉस एग्जामिनेशन में कौन से ऐसे क्वेश्चंस हैं जिनको पूछने से सामने वाले की नींव हिल जाएगी। ये दो चार कुछ क्वेश्चंस होते हैं जो रिपीटेटिव होते हैं। ठीक है, जैसे कि मैं कुछ एग्जांपल दूं तो आपके जो मैरिज डिस्प्यूट के जितने भी केसेस होते हैं, हम एक एग्जांपल ले ही लेते हैं अभी फ़िलहाल। सेक्शन 9 ऑफ हिंदू मैरिज एक्ट, ठीक है, रेस्टिट्यूशन ऑफ कंजुगल राइट्स के बारे में, हिंदी में दाम्पत्य जीवन के अधिकारों का पुनर्स्थापन। ठीक है, इसमें जब क्रॉस एग्जामिन किया जाता है तो क्रॉस एग्जामिन में कुछ गिने चुने क्वेश्चन होते हैं जो कि डिफेंडेंट पूछता है। ठीक है, तो जो वादी पक्ष है उससे प्रतिवादी पक्ष क्या क्वेश्चन करेगा कि आप एक चीज़ बताइए कि जो व्यक्ति है, जो एक महिला है या एक पुरुष है, उसको दाम्पत्य जीवन में कैसा होना चाहिए, टॉलरेंट होना चाहिए या फिर एग्रेसिव होना चाहिए। अगर जो महिला है वो बोलती है कि नहीं उसे तो एग्रेसिव होना चाहिए, तो बोल देगा देखो सर टॉलरेंट ही नहीं है। अगर जो महिला है वो बोलती है कि नहीं उसे टॉलरेंट होना चाहिए, एग्रेसिव नहीं होना चाहिए, तो उस केस में बोलेगा अगर आप टॉलरेंट की सलाह दे रहे हैं तो आप भी टॉलरेंट रहिए,
कीजिए ना रेस्टिट्यूशन ऑफ कंजुगल राइट्स, जाइए वापस पतिदेव के साथ, ठीक है। तो ऐसे कुछ क्वेश्चंस होते हैं जो कि रिपीटेटिव रहते हैं क्रिमिनल लॉ में। बट सिविल लॉ में क्या होता है कि सिविल लॉ में ये थोड़ा मतलब उल्टा पड़ जाता है खेल, इसमें क्वेश्चंस रिपीट नहीं होते हैं, इसमें चीज़ें रिपीट नहीं होती हैं, आपको डेली कुछ ना कुछ नया सीखने को मिलेगा, ठीक है। अब हम आगे चलते हैं, जो कि मेन एक वर्ड यूज़ होता है वो है आपका प्लेंट, इसे हम हिंदी में बोलते हैं बाद, ठीक है। क्रिमिनल केसेस में हम क्या कर रहे थे, हम कंप्लेंट दायर कर रहे थे, ठीक है, हम एफआईआर दायर कर रहे थे। इधर हम कंप्लेंट नहीं दायर करते, इधर हम बाद या फिर हम बोले प्लेंट दायर करते हैं, ठीक है। प्लेंट का जवाब होता है ना जो डिफेंडेंट देता है, वो रिटन स्टेटमेंट के तौर पे देते हैं, ठीक है। इसका एक टाइम पीरियड होता है कि इतने टाइम पीरियड के अंदर अंदर आपको देना होता है, जो कि 30 दिन से 90 दिन के बीच में आपको रिटन स्टेटमेंट देना ही पड़ेगा, ठीक है। प्लेंटिफ वादी, जो वाद दायर करता है वो वादी, ठीक है, वो प्लेंटिव हो गया। जो रिटन स्टेटमेंट या फिर जो अपोजिट साइड है जिसके खिलाफ प्लेंट दायर की गई है उसे डिफेंडेंट बोलते हैं। तो हम समझते हैं कि मेमो और वकालतनामा में फ़र्क क्या होता है। तो जब क्लाइंट आपके पास आता है तो वो आपको एज अ एडवोकेट ऑथोराइज करता है केस में, तो वो मुंह से बोल देगा, तो ऐसे थोड़ी काम चलेगा। जज साहब को भी तो पता होना चाहिए कि हाँ आप ही एज अ एडवोकेट ऑथोराइज हैं इस केस में, इस केस को हैंडल करने के लिए। तो उस केस में क्या होता है कि आपको एक वकालतनामा दायर करना पड़ता है, जिसमें आप एज अ एडवोकेट ऑथोराइज हो जाते हैं उस पूरे केस को हैंडल करने के लिए। बट इन केस जो आपका क्लाइंट है वो किसी और सिटी में है और उसको समन या नोटिस पहुंचा कि आपके खिलाफ कोई केस हो गया है और आपको इस डेट पर वहाँ पे पेश होना है, अब वो आ नहीं सकता, तो ये वकालतनामे में तो जो क्लाइंट होता है उसके साइन होते हैं। बट मेमो में क्या होता है कि इन केस अगर वो क्लाइंट नहीं आ सकता है, आपको ऑन पेपर ऑथराइज नहीं कर सकता है, तो वो क्या करेगा, आपको कॉल पर बोल देगा कि ठीक है सर आप एक काम कीजिएगा, इस डेट पर मेरे केस की हियरिंग है, मुझे पेश होना है बट मैं अभी आ नहीं पाऊंगा, मेरी कुछ दिक्कतें हैं। तो उस केस में आप क्या कीजिएगा कि एक मेमो डाल दीजिए, ठीक है। तो उस केस में वकील साहब जो हैं वो एक मेमो डाल देंगे और वो अपने आप को ऑथराइज़ कर लेंगे, किसके बिहाफ पे, क्लाइंट के बिहाफ पे, कि वो अपने आप को ऑथराइज़ कर रहे हैं कि वो उस केस की हियरिंग को सुन सकते हैं, जा सकते हैं। बट ये क्या होता है, ये टेम्प्रेरी होता है, ठीक है। जो मेमो होता है वो टेम्प्रेरी होता है और ये केवल क्रिमिनल केसेस के लिए अवेलेबल होता है, सिविल केस में नहीं, ठीक है। अब आगे चले, अब हम देखते हैं कि सिविल केस में कोर्ट फीस का क्या मैटर है, ठीक है। तो स्टेट टू स्टेट कोर्ट फीस डिफर करती है, बट अभी हम क्या करेंगे, एक जनरल एग्जांपल लेके चलते हैं कि कोर्ट फीस है 10%, ठीक है। क्रिमिनल केस में क्या था, आप स्टांप लगा देते थे, स्टांप लगा दिया, आपका केस, आपने जो रजिस्ट्रेशन ऑफिस होता है उसमें आप दे आए, ठीक है, जो कंप्यूटर ऑफिस होता है उसमें आप दे आए, आपका केस स्टार्ट हो जाएगा, ठीक है। अभी इधर आप गए, आपने अपनी प्लेंट दायर करी, उसके बाद अगर आपने कोर्ट फीस जमा नहीं करी है तब तक आपका केस एंटरटेन नहीं होगा। तो आपको जो 10%, मैंने एक एग्जांपल लिया है, स्टेट टू स्टेट ये डिफर करती है, ये 10% कोर्ट फीस पे करनी पड़ेगी पहले, ठीक है। एग्जांपल लेते हैं, आपका केस 1 लाख रुपए का है, ठीक है, आपने 1 लाख रुपए का वाद डाला है कि मेरे साथ 1 लाख रुपए का फ्रॉड हुआ है, या फिर मेरे जो केस है वो टोटल मुझे 1 लाख रुपए का मुआवजा चाहिए, ठीक है। अब इस केस में आपको कोर्ट फीस देनी है 10%, तो इसका 10,000 रुपये, तो अब ये कितना हो गया, 1,10,000 रुपये। अब जब डिग्री बनेगी ना, तो उस केस में आपकी जो डिग्री बनेगी वो 1 लाख की नहीं बनेगी कंपनसेशन की, वो आपकी 1,10,000 की बनेगी, ठीक है। अब उसके बाद नॉट ऑलवेज मनी मैटर, ये आगे हम देखेंगे जब हम समझेंगे कि बहुत से एग्जांपल देखेंगे कि मतलब किस किस टाइप के सिविल केसेस होते हैं, उसमें हम समझ में आएगा कि केवल मनी मैटर के केसेस नहीं होते हैं, ठीक है। बहुत से मैटर ऐसे होते हैं जिसमें आपको राइट्स दिलाए गए होते हैं, ठीक है, या फिर राइट्स जैसे कि किसी प्रॉपर्टी पे आपको राइट्स दे दी जाएंगे, ठीक है। हमने ईजमेंट एक्ट पढ़ा है, ईजमेंट एक्ट में क्या होता है, आपको प्रॉपर्टी मिलती नहीं है, आप उसे बेच नहीं सकते हैं, उसे यूज़ करने का आपको राइट मिल जाता है। जैसे कि मैं आपको बताऊं कि ये ए है, ये ए की प्रॉपर्टी है, इसके पीछे पहाड़ हैं, इधर नदी बह रही है और इधर भी पहाड़ है, इधर ये बी का मकान है। तो अब यहाँ से एक रास्ता निकाल के दे दिया गया बी को कि आप ए के मकान में से ये रास्ता ले लीजिए, इसमें से आप निकल के जा सकते हैं। ये क्या है, ये ईजमेंट अकाउंट है, मतलब ईजमेंट एक्ट में ये आपको बताया गया है, ठीक है। ये आपका राइट है
लेकिन क्या आप इसे बेच सकते हैं? नहीं बेच सकते। तो ये क्या ये कोई मनी मैटर है? नहीं, इसमें आपको राइट्स मिल रहे हैं, ठीक है। ऐसे ही डिक्लेरेशन, किसी को किसी का बेटा डिक्लेयर करना है, ठीक है, किसी को किसी की बीवी डिक्लेयर करना है, तो ये कोई मनी मैटर नहीं होते हैं, बट ये डिक्लेरेशन के मैटर होते हैं, ठीक है। अभी हम आगे और समझेंगे, तब समझेंगे, ठीक है। उसके बाद जो क्लेम करता है ना, वो होता है प्लेंटिफ। जो क्लेम कर रहा है, नॉर्मल भाषा में समझें तो जो मुआवजा मांग रहा है या फिर जो आपसे गुहार कर रहा है, वो प्लेंटिफ है। और जो उसको मना कर रहा है कि नहीं मैं तो नहीं देने वाला, वो है डिफेंडेंट, ठीक है। अब इन केस कुछ डैमेजेस आपके होते हैं, तो उस केस में आप सिविल केस करेंगे। आपको लॉस हो गया, लॉस भी मतलब आपके कुछ टर्म्स और कंडीशन थे जिसके हिसाब से आपको लॉस नहीं होना चाहिए था, और अगर आपको लॉस होता है तो आपको वो कंपनसेशन पे करेंगे। उस केस में आप क्या करेंगे? सिविल केस करेंगे, ना कि क्रिमिनल केस, ठीक है। इंजंक्शन, स्टे दिलाना। एक एग्जांपल लेते हैं कि आपकी बिल्डिंग है, ठीक है, आपने एक बिल्डिंग बनाई जिसमें आपने बनाए 5 माले, 5 फ्लोर बनाए। 5 फ्लोर में बनाने के बाद आपने अच्छा खासा एकदम मॉल क्रिएट, मतलब मॉल बनाया। मॉल बनाने के 10 साल बाद नगर पालिका या नगर निगम जो भी है आपके एरिया में, वो आई आपसे बोलती है कि ये जो चौथी और 5वीं मंजिल है ये गैर कानूनी है, इसे या तो आप खाली करा के तोड़वा दीजिए, वरना हम कुछ दिन में आएंगे इसे तोड़ देंगे। एक दूसरा एग्जांपल भी लेते हैं, जैसे कि आपने एक दुकान खोली। अभी रिसेंटली हमने देखा कि मुखर्जी नगर में कुछ बच्चे लाइब्रेरी में, जो कि बेसमेंट में बनी थी, उसमें फंस के मर गए, ठीक है, पानी भर गया उसमें, बच्चे फंस के मर गए। अब हुआ क्या कि एक एग्जांपल लेते हैं, वो एग्जांपल नहीं बट उससे सिमिलर एग्जांपल लेते हैं। आपने एक दुकान खोली जो कि बेसमेंट में है, आपके पास नगर पालिका का नोटिस आया कि अगर आप उस दुकान को खाली नहीं करेंगे तो हम आपकी जो दुकान है उसे तोड़वा देंगे, ठीक है। अब उस केस में आप गए कोर्ट के पास, आपने दावा डाला कि सर जो मेरी दुकान है वो मेरी इकलौती या एकमात्र अर्निंग सोर्स है मेरी फैमिली का, और इस दुकान को खाली ना कराया जाए। तो उस केस में कोर्ट क्या करेगा? स्टे ऑर्डर पास करेगा। आपने सुना भी होगा स्टे ऑर्डर, कि किसी जो भी स्टे ऑर्डर क्या होता है, तो स्टे ऑर्डर मतलब किसी को रोकना कि आप ये काम ना करें, ठीक है। उसके बाद किसी को पोजेशन दिलाना हो, कोई वहाँ से किसी की प्रॉपर्टी को या घेर के बैठा है, आपकी प्रॉपर्टी है उसको किसी और ने घेर लिया, ठीक है, तो उसमें आपको पोजेशन दिलाना। हुआ क्या, आपने एक प्रॉपर्टी डीलर से क्या किया कि प्रॉपर्टी डीलर से आपने एक प्रॉपर्टी का टोकन मनी पे किया कि हाँ ये फ्लैट हम इतनी इतनी डेट को हम इसका पोजीशन ले लेंगे। हुआ क्या कि उसने आपको उस चीज़ का पोजीशन नहीं दिया अभी तक, कि जो एक्सपेक्टेड डेट थी वो निकल चुकी है, अभी तक आपको उस प्रॉपर्टी का पोजीशन नहीं मिला है। तो उस केस में आप क्या करेंगे? उस केस में भी आप ये वाद डाल देंगे, ठीक है। उस केस में भी सिविल केस इस केस को एंटरटेन करेगा, ठीक है। डिक्लेरेशन मैंने आपको बताया कि किसी को किसी का पति डिक्लेयर करना है, ठीक है। कि होता क्या कि जैसे किसी ए पर्सन ने एक बी पर्सन से शादी करी, ठीक है। ये जो बी है इसे पता चला कि ए जो है वो पहले से ही सी से मैरिड है। अब ए ने क्या किया? ए ने बोल दिया कि सी से तो मेरी कभी शादी हुई नहीं थी, ये तो मेरे से कोई मतलब प्रूफ ही नहीं है कि इससे मेरी शादी हुई है। तो सी ने क्या किया? सी ने एक केस डाल दिया कि मैं ए की वाइफ हूँ, ये डिक्लेयर करे कोर्ट, ठीक है। तो उस केस में क्या होगा कि सी अपने जो जितने भी एविडेंस है उन्हें पेश करेगी, और कहीं ना कहीं तो कोर्ट सी को डिक्लेयर कर देगी उसकी वाइफ है, अगर है तो ठीक है, नहीं है तो ठीक है। मोस्टली केसेस में क्या होता है कि लेजिटिमेसी ऑफ सन जो होती है उसे चेक किया जाता है, ठीक है। कि ए के 2 बच्चे हैं, ए के 2 बच्चे हैं, सी और डी, और एक दूसरी वाइफ से ए का एक और बच्चा है जो है ई। उस केस में क्या होगा कि जो ई है वो ए का लेजिटिमेट चाइल्ड है कि नहीं वो डिक्लेयर करेगी कोर्ट, तो वो डिक्लेरेशन वाले मैटर होते हैं, ठीक है। सिविल केसेस में क्या होता है? सिविल केस में जजमेंट नहीं होता है, सिविल केस में डिक्री पास की जाती है, ठीक है। दोनों साइड के पक्ष सुन लिए, ठीक है, प्लेंटिफ और डिफेंडेंट हमने पक्ष रख दिए। उसके बाद जो कोर्ट है वो डिक्री पास करेगी। डिक्री क्या होता है? डिक्री एक पेपर होता है कि इतने अमाउंट आपको पे करनी है, ठीक है। ये हमने एग्जांपल लिया था 1,10,000 रुपये, 1,10,000 रुपये की डिक्री बन गई। अब डिक्री का एक पेपर बन गया तो क्या होगा? जो ए है वो इस पेपर को लेके घूमेगा नहीं ना, उसको उस पेपर से पैसे तो नहीं मिलेंगे, वो क्या करेगा? एग्जीक्यूशन के लिए डालेगा। इसे हम लीगल लैंग्वेज में या जनरल लैंग्वेज में बजावरी भी बोलते हैं, ठीक है।
अब एग्जीक्यूशन होगा। अब अगर वो उस केस में भी पैसा पे नहीं करता है तो क्या होगा कि उसे अरेस्ट किया जाएगा। ठीक है, उसने बोल दिया मेरे पास नहीं पैसा, आपको जो करना है वो कर लीजिए, मैं पैसा नहीं दे पाऊंगा। उस केस में एग्जीक्यूशन होगा। एग्जीक्यूशन के बाद भी अगर वो नहीं दे रहा है तो उसके बाद उसे अरेस्ट कर लिया जाएगा। तो ये सिविल से क्रिमिनल मैटर बन जाएगा। अब हम आगे चलते हैं, हम देखेंगे सिविल सूट में कौन कौन से डॉक्यूमेंट जो होते हैं वो नीडेड होते हैं। सबसे पहले मैंने आपको बताया वकालतनामा है। आपका एक वकालतनामा लगेगा, ठीक है, ये तो मैंडेटरी है। आप प्लेंट जो बनाएंगे वो लगेगी। उसके बाद लिस्ट ऑफ डॉक्यूमेंट, एक फॉर्म आता है जिसे बोलते हैं फेरिस्ट फॉर्म। ठीक है, फेरिस्ट फॉर्म आप भरेंगे। फेरिस्ट फॉर्म के साथ साथ आप, एक एग्जांपल हमने लिया है कि ए और बी, ए क्या है, होलसेलर है, ठीक है, और बी क्या है, रिटेलर है। ए ने बी को 1 लाख रुपए का माल भेजा। ए अहमदाबाद रहता है, बी आपका नागपुर साइड, ठीक है। अब क्या हुआ कि ए ने बी को सामान भेज दिया। अब बी ने जब 1 महीने के लिए क्रेडिट पर सामान लिया था तो उसने बोला कि मैं आपको इस डेट पर पे कर दूंगा सर, आप मुझे अभी सामान भेज दीजिए। 1 महीने का क्रेडिट का टाइम उसने लिया था, बट हुआ क्या कि 1 मंथ का वो टाइम गुजर चुका, अभी तक उसने वो पैसा पे नहीं किया। उस केस में ए ने बी को कॉल किया, उसने मना कर दिया कि आपको जैसे लेना हो ले लीजिए, मैं पैसा पे नहीं करने वाला। तो ए क्या करेगा, सूट दायर करेगा, ठीक है, केस कर देगा। उस केस में वो फेरिस्ट फॉर्म में क्या क्या अटैच करेगा, जो उसने ऑर्डर किया है उसके डॉक्यूमेंट, ठीक है, जो उसने ट्रांसपोर्ट के साथ या ट्रांसपोर्ट से जो उसने माल भेजा उसकी जो रिसिप्ट है वो, उसके बाद बिल, इन सब की कॉपी जो ए है वो लगाएगा। ठीक है, हमने समझा। पहले वकालतनामा, उसके साथ प्लेंट जो आपने लिखी है। प्लेंट में क्या रहेगा कि पॉइंट टू पॉइंट आप नोट करेंगे, मतलब बताएंगे कोर्ट को। ये हम एक सेपरेट वीडियो में कवर करेंगे कि एक प्लेंट कैसे बनती है, या फिर आपके क्रिमिनल केसेस में कंप्लेंट कैसे बनाई जाती है, ठीक है, फेरिस्ट फॉर्म दिखता कैसे, उसे भरते कैसे हैं। ऐसी बहुत सी एप्लीकेशन होती हैं जो कि डे टू डे यूज़ में आपको आती हैं। ठीक है, अब आपने क्या किया कि आपने प्लेंट दायर कर दी। प्लेंट दायर करने के बाद क्या होगा, आपने कोर्ट फीस भी पे कर दी। ठीक है, कोर्ट फीस पे करने के बाद आपका केस कोर्ट ने मान लिया कि हाँ भाई ठीक है, आपका केस हम एंटरटेन कर रहे हैं। अब कोर्ट क्या करेगी, समन भेजेगी, किसे, डिफेंडेंट को। ठीक है, उसके बाद क्या होगा, ट्रायल स्टार्ट होगा। ट्रायल में क्या होगा, दोनों साइड अपने अपने पक्ष रखेंगे। ये रिटन स्टेटमेंट जो ये देगा उस पर जो बहस चलेगी, आर्ग्यूमेंट्स होंगे। ठीक है, उसके बाद क्या होगा, एक डिक्री बनेगी। मैंने जैसे बताया आपको इससे पहले कि सिविल केसेस में जजमेंट नहीं होता, डिक्री बनती है। ठीक है, अब डिक्री का क्या होगा, एग्जीक्यूशन। इन केस वो उस अमाउंट को पे नहीं करता है तो क्या होगा कि जो व्यक्ति है, अभी तक जो केस पूरा सिविल चल रहा था वो अब क्रिमिनल केस चल जाएगा। ठीक है, उसके बाद अब हम देखते हैं नेचर ऑफ सिविल सूट। सबसे पहले प्रॉपर्टी ओनरशिप, सबसे ज़्यादा केस आते हैं प्रॉपर्टी ओनरशिप के। ठीक है, प्रॉपर्टी किसकी है, कौन इस प्रॉपर्टी का ओनर है, बहुत से केस आते हैं। ठीक है, उसके बाद पोजेशन के, मैंने आपको बताया, एक एग्जांपल लिया था हमने कि एक व्यक्ति है जिसने बी जो कि एक प्रॉपर्टी डीलर है उसको एक प्रॉपर्टी, उसका टोकन मनी पे कर दिया। उसने बोला कि मैं आपको इस डेट पर ये प्रॉपर्टी में एक फ्लैट बना के दे दूंगा, बट हुआ क्या, उसने वो फ्लैट नहीं बना के दिया, अभी तक वो पोजेशन उसे उस प्रॉपर्टी का नहीं मिला है। उस केस में क्या होगा कि वो सिविल सूट दायर करेगा। दूसरा एग्जाम्पल हम लेते हैं कि ए एक व्यक्ति है जिसकी एक प्रॉपर्टी है जो कि किसी और स्टेट या किसी और डिस्ट्रिक्ट में है, वो वहाँ पे जाता नहीं है, बहुत एक लंबा समय हो गया वहाँ पे गए हुए, वहाँ पे किसी और व्यक्ति ने क्या किया, कब्जा कर लिया। उसे पता था कि यहाँ पे जो मालिक है वो आता नहीं है। उस केस में उसने वहाँ पे कब्जा करके अपनी गाय भैंस बांध दी है और वहाँ पे अपना स्टार्ट हो गया वो रहना। अब उस केस में क्या होगा, पोजीशन, अभी उस केस में पोजीशन जो डिसाइड करेगी कोर्ट उसे दिलाएगी, वो भी सिविल सूट होगा। ठीक है, मॉनेटरी, पैसे से रिलेटेड मैटर, आपने किसी एक व्यक्ति को पैसे दिए, उसने अभी तक आपको पैसे वापस करके नहीं दिए हैं, उस केस में क्या होगा, उस केस में भी आप सिविल सूट डालेंगे। राइट्स इन प्रॉपर्टी, राइट्स इन प्रॉपर्टी, आपकी प्रॉपर्टी में आपके कुछ राइट्स होते हैं। ठीक है, एक तो आपको राइट होता है कि आप उससे आने वाली इनकम को यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, जो फ्रूट है उसे आप यूज़, मतलब फ्रूट मतलब मैं रेंट को एज अ फ्रूट यहाँ पे डिनोट कर रहा हूँ। ठीक है, दूसरा ओनरशिप, ओनरशिप यहाँ से बोले डिस्पोज करने की,
आप चाहें तो उस प्रॉपर्टी से जो भी आपको आमदनी मिल रही है उसे कौन इन्जॉय करेगा? आप। उसे चाहे तो डिस्पोज कौन करेगा? आप। ठीक है। तीसरा, उस प्रॉपर्टी पे कुछ भी अगर काम करने का राइट है वो आपका है, तो आप ओनर हैं। अच्छा, एग्जांपल लेते हैं कि एक व्यक्ति है जिसने एक प्रॉपर्टी लीज पर ले रखी है। ठीक है, एक व्यक्ति ने एक प्रॉपर्टी जो कि लीज पे ले रखी है, तो क्या उसके राइट्स जो हैं वो एक ओनर के बराबर हो सकते हैं? नहीं हो सकते। वो उस टाइम पीरियड के दौरान उस प्रॉपर्टी पे कुछ भी कर सकता है, बट उसे डिस्पोज नहीं कर सकता। वो उस केस में उससे जो क्रिएट होंगे, जो जितनी भी आमदनी उससे क्रिएट होगी उसे एंजॉय कर सकता है, बट वो उसे डिस्पोज नहीं कर सकता। ठीक है, आगे चलें। इसके बाद आपके राइट्स। ठीक है, किसी केस में आपके अगर कोई राइट वॉयलेट कर रहा है, उस केस में आपने कोई सिविल केस डाल दिया, तो आपको राइट आपका दिलाना, ठीक है, वो भी एक सिविल केस। ठीक है, सिविल सूट में भी वो आपका एंटरटेन किया जाएगा। उसके बाद पार्टीशन, फैमिली डिस्प्यूट। ठीक है, फैमिली डिस्प्यूट इन द सेंस आपकी एक फैमिली में आपके दादाजी हैं जो कि हेड हैं आपके घर के। ठीक है, आपकी फैमिली में टोटल 12 मेंबर हैं। आप क्या है कि आप बहुत महान व्यक्ति हैं, आपको लगा कि नहीं मैं रहूँगा अलग, मुझे चाहिए मेरा हिस्सा। आप गए कोर्ट में, आपने बोला कि मैं इनका लेजिटिमेट ग्रैंडसन हूँ और मुझे चाहिए इस प्रॉपर्टी में हिस्सा। अब क्या होगा? पार्टीशन होगा। अब पार्टीशन हो सकता है कि आपके जो दादाजी हैं उनके पास एक यही प्लॉट हो जिसको 12 हिस्से नहीं किए जा सकते, तो उस प्रॉपर्टी का क्या किया जाएगा? उसे बेच के आपको उतना पैसा दे दिया जाएगा, या फिर जो आपका हिस्सा है उसके इक्विवेलेंट अमाउंट आपको दे दिया जाएगा। तो ये क्या होगा? आपका पार्टीशन। इससे रिलेटेड केस भी क्या होते हैं? सिविल केसेस होते हैं। ठीक है, मॉर्गेज, कुछ लोग इसे मॉर्गेज बोलते हैं, बट इसमें टी साइलेंट होता है। ठीक है, तो एज ए एडवोकेट हमें ये मिस्टेक तो नहीं करनी है कि हम मॉर्गेज को मॉर्गेज बोलें। ठीक है, हमने कोई गुड्स एज अ सिक्योरिटी कहीं पे रखी है और उसमें कोई डिस्प्यूट क्रिएट हो रहा है, तो उस केस में आप सिविल केस करेंगे। ठीक है, तो वो भी एक सिविल केस है। लीज से रिलेटेड जितने भी केस हैं, लीज, आपने एक प्रॉपर्टी 99 साल के लिए लीज पर दी। ठीक है, ये भी 2 टाइप के बनते हैं। ठीक है, लीज जो मतलब रेंट जो एग्रीमेंट होते हैं ना, वो भी 2 टाइप के होते हैं। तो 1 साल से अगर ऊपर का है तो आपका लीज एग्रीमेंट बनता है, बट अगर 11 महीने से नीचे का आप बनाते हैं ना, 11 महीने का, या मतलब टू बी प्रिसाइज जो 12 महीने से नीचे के ना, तो उसमें आपका रेंट एग्रीमेंट नहीं बनाना पड़ता। उस केस में आपको कोई भी फीस पे नहीं करनी पड़ती। तो उससे बचने के लिए ज़्यादातर लोग पता क्या करते हैं कि रिन्यू करा लेंगे और कोई फीस पे नहीं करनी पड़ेगी। तो उस केस में वो क्या करते हैं कि 12 महीने से नीचे का मतलब 11 महीने का एग्रीमेंट कराते हैं। ठीक है, अब होता क्या कि इन केस एक व्यक्ति है जिसने कि एक प्रॉपर्टी ली, ये खाली प्लॉट है, ये उसने लिया रेंट पे। अब उसने यहाँ पे अच्छा खासा एक अमाउंट इन्वेस्ट किया है। अब वो क्या करेगा? 11 महीने बाद दोबारा रिन्यू कराने का रिस्क थोड़ी लेगा। जैसे कि आपके एटीएम वाले होते हैं, ठीक है, उन्होंने मशीन लगाई, एसी लगाई, अपना पूरा खर्चा लगाया, उसके बाद वो क्या 11 महीने बाद दोबारा रिन्यू कराने का रिस्क लेंगे? नहीं, वो क्या करते हैं? वो लीज पर ले लेते हैं। मैक्सिमम कुछ लोग तो भाई 99 साल तक की लीज पे ले लेते हैं, बट कुछ 10 साल 20 साल ऐसे लीज पर ले लेते हैं। ठीक है, तो इससे रिलेटेड डिस्प्यूट जो भी होंगे वो भी सिविल केस में जाएंगे। गिफ्ट से रिलेटेड, विल से रिलेटेड। विल मतलब हिंदी में बोले तो वसीयत। जो विल है वो इंसान के मरने के पहले तक रद्दी के समान है, उसकी कोई वैल्यू नहीं है। लेकिन इंसान के मरने के बाद भाई उसकी बहुत वैल्यू होती है। ठीक है, डीड, डीड, सेल डीड, ठीक है, पार्टनरशिप डीड। अब हम देखते हैं पार्टनरशिप से रिलेटेड मैटर। ठीक है, हुआ क्या कि 2 व्यक्ति हैं, ए और बी। ए और बी ने एक कंपनी में पार्टनरशिप की। ए क्या है कि घपलेबाज आदमी है, वो क्या कर रहा है कि दिक्कत क्रिएट कर रहा है बी के लिए। वो जो कंपनी है मतलब जो पार्टनरशिप फर्म है वो क्या कर रही है, एक अमाउंट जो कमा रही है, प्रॉफिट जनरेट कर रही है, बट वो दिखा रहा है बी को कुछ और। तो उस केस में क्या होगा? बी को पता चला कि ये मेरे साथ क्या कर रहा है, घपलेबाजी कर रहा है, तो वो क्या करेगा? सिविल केस करेगा। ठीक है, कंपनी रिलेटेड मैटर। अब आपने किसी एक कंपनी की सिम ली, ठीक है, फॉर एग्जांपल जियो। अगर सिम में नेटवर्क नहीं आ रहे हैं आपकी में, जो आपका सिम कार्ड है वो नेटवर्क शो नहीं कर रहा है, उसमें दिक्कत आ रही है आपको। ठीक है, तो आप किस पे केस करेंगे? चलो ठीक है, दूसरा एग्जांपल लेते हैं कि आपने क्या किया कि आप गए, आपने पीके जो नमकीन है उसकी एक पैकेट खरीदी दुकान वाले से। ठीक है, उस पैकेट में आपको कोई दिक्कत मतलब कोई एक एग्जांपल हाँ याद आया कि एक व्यक्ति ने मुंबई में एक आइसक्रीम खरीदी जिसमें उसको उंगली मिली, उसमें बाकायदा एक उंगली रखी थी। ठीक है,
तो उस केस में क्या हुआ कि उसने केस किया, कंपनसेशन मांगा, तो उसने केस किस पे किया, उस कंपनी पे किया। अब जैसे जियो की सिम है, आपने क्या किया कि आपने केस जाके कर दिया रिटेलर पे जो सिम को बेच रहा है, तो क्या वो केस एंटरटेन होगा? ठीक है, आप क्या करेंगे, आप जो कंपनी है जियो की उस पर भी केस करेंगे, क्योंकि एट द एंड आपको सर्विस प्रोवाइड कर कौन रहा है, जियो। ये हम कंज्यूमर फोरम, जो कंज्यूमर फोरम के जितने भी केसेस होते हैं उससे रिलेटेड जब हम पढ़ेंगे उसमें हम समझेंगे कि इसे कैसे करते हैं। ठीक है, अभी हम आगे चलते हैं, जीएसटी रिलेटेड मैटर। ठीक है, अब हम देखते हैं कि सिविल कोड आपको क्या क्या रेमेडीज़ प्रोवाइड करता है। सबसे पहले डिक्लेरेशन, मैंने बताया किसी को किसी का पति डिक्लेयर करना है, किसी को किसी की पत्नी, ठीक है, किसी को किसी का बेटा डिक्लेयर करना है, किसी को किसी की बेटी। ठीक है, ये काम करता है, ये रेमेडी देते हैं कोर्ट। ठीक है, दूसरा इंजंक्शन, स्टे लगा देना। ये जो स्टे होती है ना, वो टेम्परेरी भी हो सकती है और परमानेंट भी हो सकती है, या फिर कुछ टाइम के लिए आपने मतलब स्टे लगा दिया। कुछ केसेस में होता है कि परमानेंट स्टे भी लगा दिया जाता है। ठीक है, एविक्शन, बेदखली, एक व्यक्ति आपकी प्रॉपर्टी में ज़बरन घुस के बैठा है। ठीक है, आप क्या है कि आप रहते आगरा में हैं और आपकी एक प्रॉपर्टी, आपका एक फ्लैट डला है नोएडा में। ठीक है, अब ये जो नोएडा वाला फ्लैट है ना, आप यहाँ पे रहते नहीं हैं, वहाँ पे हुआ क्या कि वहाँ पे एक व्यक्ति घुस के बैठ गया। अब आपने केस किया, आपको जो रेमेडी चाहिए कोर्ट से वो क्या है कि आपको चाहिए बेदखली, एविक्शन, वो व्यक्ति उस जगह से निकल जाए। ठीक है, रिकवरी ऑफ प्रॉपर्टी, आपकी प्रॉपर्टी है वो किसी और के पास है। ठीक है, या फिर कोई और उस प्रॉपर्टी को होल्ड कर रहा है। ठीक है, वो प्रॉपर्टी उसके पोजेशन में है, तो उस केस में क्या होगा कि आप रिकवरी चाहते हैं उस प्रॉपर्टी की। ठीक है, दूसरा कंपनसेशन, हमने देखा है कि मोटर व्हीकल एक्ट में हम एक्सीडेंटल क्लेम मांगते हैं। ठीक है, वो क्या है, वो भी कंपनसेशन है। दूसरा, हमने क्या किया कि कोई मैटर या टॉर्ट का मैटर हुआ, उस केस में हम क्या मांगते हैं, हम कंपनसेशन मांगते हैं। तो जिन केसेस में हम कंपनसेशन मांगते हैं, ठीक है, तो वो भी क्या कर रही है कोर्ट, यहाँ पे रेमेडी दे रही है आपको कंपनसेशन के फॉर्म में। ठीक है, एग्जीक्यूशन, मैंने बताया आपको, वजाबरी, आपको डिग्री पारित हो गई। अब डिग्री पारित होने के बाद उस एक पेपर का आप करेंगे क्या, उस पेपर की कोई वैल्यू है, लेकिन उस पेपर की वैल्यू तब होगी जब आप एग्जीक्यूशन पे लगाएंगे। अब उस व्यक्ति ने अगर आपको अभी भी, उस केस में अगर व्यक्ति ने आपको अभी भी पैसे नहीं दिए तो फिर वो क्रिमिनल मैटर हो जाएगा और उसे अरेस्ट कर लिया जाएगा। ठीक है, अब आगे चलते हैं। ये है पूरा प्लेंट से लेके एग्जीक्यूशन तक का पूरा प्रोसेस। ठीक है, सबसे पहले आपने क्या किया, सबसे पहले आपने, एक सेकंड पहले मैं कलर चेंज कर लेता हूँ। सबसे पहले आपने एक प्लेंट दायर करी। ठीक है, प्लेंट दायर होने के बाद क्या हुआ कि प्लेंट वो कंसीडर कर ली गई है और जो डिफेंडेंट है उसे समन इशू हो गए। ठीक है, अगर समन जो है वो या फिर जो नोटिस है वो आपके डिफेंडेंट को सर्व हो गया है, तो उस केस में क्या करेंगे, या फिर इन केस आपके जो नोटिस या फिर जो आपका समन था वो आपके डिफेंडेंट को सर्व ही नहीं हुआ। हो सकता है बहुत से केसेस होते हैं जिसमें आपका नोटिस या फिर जो आपने समन भेजा है वो सर्व नहीं हो पाता, इन केस आपने एड्रेस गलत दे दिया था। ठीक है, या फिर आपने जहाँ का एड्रेस दिया वो उसका पुराना एड्रेस था, अब उसने एड्रेस चेंज कर लिया है, या फिर जो डिफेंडेंट है वो तो वहाँ पे रहता ही नहीं है, तो उस केस में क्या होगा कि आपको जो समन है उसे री इशू कराना पड़ेगा। ठीक है, पहला में हमने देखा केस कि आपका समन सर्व हो गया, दूसरा सर्व नहीं हुआ तो आप री इशू कराएंगे, मतलब जो समन है उसे। ठीक है, अब समन इशू हो गया, समन उसके पास पहुंच गया है। ठीक है, समन पहुंच गया तो अब डिफेंडेंट अपीयर होगा। इन केस डिफेंडेंट अपीयर नहीं होता है तो, एक तो अगर डिफेंडेंट अपीयर होता है और दूसरा अगर डिफेंडेंट अपीयर नहीं होता तो इधर क्या हुआ था कि इधर भी जो अब इधर भी हमने देखा था कि समन जो है वो पहुंच चुके हैं। ठीक है, समन पहुंच गए, अब इधर भी वही कंडीशन कि या तो वो आएगा जो डिफेंडेंट है या तो वो नहीं आएगा। इन केस अगर जो डिफेंडेंट है वो अपीयर होता है तो डिफेंडेंट क्या करेगा, रिटन स्टेटमेंट दायर करेगा। ठीक है, अपने रिटन स्टेटमेंट देगा। ठीक है, विद एविडेंस, जो भी एविडेंस होंगे ना उन्हें देगा कि मैंने ये काम क्यों किया। ठीक है, वो भी तो अपना पक्ष रखेगा ना, कोर्ट तो दोनों का पक्ष रखेगी, सुनेगी। बट इन केस अगर वो अपीयर नहीं होता तो जो केस है, जो सूट है वो एक्स पार्टी हो जाएगा। एक्स पार्टी मतलब कि अब केवल प्लेंटिफ की बात सुनी जाएगी, ना कि डिफेंडेंट की। अब केवल
प्लेंटिफ ही पेश होगा, मतलब प्लेंटिफ की ही जो एविडेंस है उन्हें पेश किया जाएगा। अब प्लेंटिफ ने क्या किया कि अपने एविडेंस पेश कर दिए। अब प्लेंटिफ, जैसे आपने देखा कि इस केस में डिफेंडेंट आ चुका है, डिफेंडेंट ने क्या किया, रिटर्न स्टेटमेंट भी दायर कर दिया, रिटर्न स्टेटमेंट दायर करा। अब प्लेंटिफ भी क्या कर सकता है कि रिटर्न स्टेटमेंट दे सकता है, किसके रिस्पॉन्ड में, जो डिफेंडेंट ने रिटर्न स्टेटमेंट दिया उसके रिस्पॉन्ड में। अब क्या होगा कि एडमिशन या डिनाइल होगा जो भी डॉक्यूमेंट्स उन्होंने पेश करे हैं, ठीक है। अब इधर क्या हो गया था, इधर तो जो आपके एक्सपार्टी होने के बाद आपके जो एविडेंस है जो कि आपके प्लेंटिफ के वो दायर हो चुके थे, ठीक है। अब इधर क्या हुआ, एडमिशन और डिनाइल हो गया। अब इशू फ्रेम होंगे, ठीक है। क्रिमिनल केस में क्या होता था, क्रिमिनल केस में हम कंपेयर करें तो क्रिमिनल केस में इधर चार्ज बनता था, इधर चार्ज नहीं बनता, इधर इशू फ्रेम होंगे, ठीक है। इशू फ्रेम होने के बाद क्या होगा, आपके इशू फ्रेम हो गए, इधर आपके एक्सपार्टी हो गया, आपके प्लेंटिफ के एविडेंस भी ले लिए गए हैं। अब डिक्री बनेगी, डिक्री बन गई, डिक्री बनने के बाद एग्जीक्यूशन हो गई, बजावरी। अच्छा एक चीज़ और मैं आपको बता दूं कि इन केस आपका जो क्लाइंट है उसका एग्जीक्यूशन, मतलब आपके क्लाइंट ने एग्जीक्यूशन के लिए अप्लाई कर दिया, जो डिफेंडेंट है उसके एग्जीक्यूशन के लिए गए, उसने बोला मेरे पास नहीं है पैसे, उस केस में कोर्ट चाहे तो उसकी प्रॉपर्टी सीज करेगी। उससे भी अगर पैसा नहीं मिलता है तो उसे जेल में डाला जाएगा, ठीक है। अब हम आगे चलते हैं, अब हम देखेंगे हायरार्की ऑफ कोर्ट, ठीक है। इसमें हायरार्की कैसे रहती है, ठीक है। सबसे जो नीचे रहते हैं वो सिविल जज जूनियर डिवीज़न, ठीक है। उससे ऊपर सिविल जज सीनियर डिवीज़न, उसके ऊपर डिस्ट्रिक्ट कोर्ट, उसके ऊपर हाई कोर्ट, उसके ऊपर सुप्रीम कोर्ट। तो इसको देख लेते हैं कि सब डिविजनल मजिस्ट्रेट, उससे ऊपर एडिशनल डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट, उससे ऊपर कलेक्टर, उससे ऊपर कमीशन, उससे ऊपर बोर्ड ऑफ रेवेन्यू, ठीक है। कंज्यूमर फोरम के केसेस कैसे मतलब देखेंगे, तो मैं आपको बता दूं कि ये जो कोर्ट के जो केसेस डिवाइड होते हैं ना वो मॉनिटरी बेसिस पे भी डिवाइड होते हैं, कि 2 लाख से लेके इस अमाउंट तक आपके केस जूनियर डिवीज़न के जो जज साहब है वो सुनेंगे, उससे ऊपर के केस सीनियर डिवीज़न के सुनेंगे, उससे ऊपर के डिस्ट्रिक्ट कोर्ट के जज सुनेंगे, उससे ऊपर हाई कोर्ट के जज, तो मॉनिटरी बेसिस पर भी ये डिवीज़न होता है, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, लास्ट में इस पूरी स्टोरी को समअप करेंगे, ठीक है, कि हमने इस पूरी वीडियो में क्या क्या कवर किया। तो हमने स्टार्टिंग कहाँ से की कि एक केस में कोई भी आपको मतलब रेमेडी चाहिए, ठीक है। हमने देखा कि मनी के अलावा भी बहुत सारी रेमेडीज़ हैं जो कि कोर्ट प्रोवाइड करता है, ठीक है। उसके बाद आपने क्या किया, प्लेंट दायर करी। प्लेंट कौन दायर करता है, प्लेंटिफ, ठीक है, वादी, ठीक है। वादी अगर एक है तो वादी, और अगर बहुत सारे हैं तो वादीगण, ठीक है। आप कोर्ट फीस पे करेंगे, कोर्ट फीस पे करने के बाद आपकी जो एडमिट करने के बाद क्या होगा, समन, ठीक है। अब क्या हो गया, समन हो गए, समन के बाद क्या होगा कि जो आपका डिफेंडेंट है वो अपीयर होगा कोर्ट में। इन केस अगर वो अपीयर नहीं होता है तो उस केस में क्या होगा कि जो केस है वो एक्स पार्टी हो जाएगा। अगर वो अपीयर हो जाता है तो वो रिटर्न स्टेटमेंट देगा, कितने दिन के अंदर, 30 से 90 दिन के अंदर, ठीक है। उसके बाद रिटर्न स्टेटमेंट के बाद क्या होगा कि जो प्लेंटिफ साइड है वो भी उसका रिटर्न स्टेटमेंट दे सकती है, ठीक है, मतलब रिस्पॉन्ड कर सकती है। अब उसके बाद क्या होगा, आर्ग्यूमेंट होगा। आर्ग्यूमेंट के बाद आपके जितने भी आपने डॉक्यूमेंट्स जो भी रिटर्न स्टेटमेंट में दिए हैं वो या तो एडमिट हो जाएंगे या फिर कैंसिल हो जाएंगे, ठीक है, या फिर डिनाई हो जाएंगे। उसके बाद आपकी रिटर्न स्टेटमेंट के बाद आपकी डिक्री बनेगी, आपकी जो ट्रायल है वो चल गया, उसके बाद क्या होगा, डिक्री बनेगी। जो भी कोर्ट साहब ने आपके जो जज साहब ने आपकी दोनों की पूरी बात सुन ली, ठीक है, आपने जो डॉक्यूमेंट थे वो देख लिए, आपके जो आर्ग्यूमेंट थे वो सुन लिए, उसके बाद क्या होगा, डिक्री बनेगी। डिक्री बनने के बाद एग्जीक्यूशन, वजाबरी, ठीक है। ये पूरी सिविल केस की जो भी प्रोसीडिंग्स है वो हमने समराइज़ कर ली, ठीक है। अगर इसके बाद अगर आपको कोई दिक्कत होती है तो वो आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं कि जो भी आपको डाउट है। थैंक यू सो मच। लाइक करें, शेयर करें, ज़्यादा से ज़्यादा जो आपके नॉन एडवोकेट्स हैं, जूनियर एडवोकेट्स हैं जो कि फर्स्ट जनरेशन है, उन्हें चीज़ें नहीं कोई सिखा रहा है तो उस केस में आप ये रेफ़र करें मेरी वीडियोज़ को, ठीक है। थैंक यू सो मच, मिलते हैं अगली वीडियो में।